आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी इस वीडियो में हम लोग एस्टेरिया वाला जो आधुनिक भारत के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। इससे जस्ट पहले अभी प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है। जो भी प्रीवियस ईयर के पीवाई के 69 से लेकर के एजुटेरिया पब्लिकेशन से विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए आधुनिक भारत को हम लोग कंप्लीट करते हैं। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो क्या इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी? तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था, तो यह भी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था भारत में शिक्षा पद्धति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना। वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया था। तो वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया। इसी कारण से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और डिस्पैच 1854 के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव क्या क्या थे? तो पहला है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का सिफारिश किया। महिला शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया और भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को भी लागू करने का प्राथमिक स्तर पर सुझाव दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट है कि यह लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहते हैं, यह भी करेक्ट है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, तो यह भी सही है। देशी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के समय हुआ। इसका उद्देश्य था कि जो भी समाचार पत्र होंगे उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित होगी। ठीक है, और इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा गया। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक भारत के वायसराय रहते हैं, 1876 से लेकर 1880 तक। और इन्हीं के समय शस्त्र अधिनियम भी पारित होता है 1878 में। तो शस्त्र अधिनियम पारित होता है लिटन के समय 1878 में, जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पे रोक लगाई जाती है। ठीक है, कि बिना अनुमति के आप हथियार नहीं ले जा सकते हैं। 1878 शस्त्र अधिनियम। लॉर्ड मेयो की 1870 के संकल्प बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लॉर्ड मेयो के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। इसके अलावा प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया। ठीक है, मौजूदा असमानता को भी सुधारने का प्रयास किया। इसके अलावा इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया था। इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया। इसके अलावा प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन है यहाँ पे सत्य है? तो देखिए केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को भी सुधारने का कार्य किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। और लॉर्ड मेयो जो थे ना वो 1869 से 72 तक रहे थे और प्रथम ये वायसराय हुए जो यहाँ पे रहते हुए मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ दिया भी गया है कि 1872 में शेर अली अफरीदी एक अफगान ने इनको चाकू मार करके 8 फरवरी को उनकी हत्या कर देता है। इन्हीं के समय पहली बार जनगणना भी होता है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 की स्थापना की जाती है। तो अजमेर में 1872 में ही मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। इसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की भी स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इसी के समय लॉर्ड मेयो के समय ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की भी स्थापना होती है। 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। 1872 में ही भारत की प्रथम जनगणना होती है और इसको शेर अली अफरीदी ने चाकू मार के हत्या कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिलान करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डिटेल में दिया होगा, यहीं से हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली से हैं, ये इनके जन्म स्थान इटली था, कोलंबस का इटली था। वहीं जैक्स कार्टियर जो थे ना वो फ्रांस से थे, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से थे, जैक्स कार्टियर फ्रांस से थे। सर फ्रांसिस ड्रिक, तो सर फ्रांसिस ड्रिक जो थे वो इंग्लैंड से थे। फर्डिनेंड मैगलन थे पुर्तगाल से, ठीक है। एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सन फ्रांसिस ड्रेक जो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रांसिस ड्रेक लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये फ्रांस से होंगे, बल्कि ये हो जाएंगे ब्रिटेन से, ठीक है। तो फ्रांसिस ड्रेक हो जाएंगे ब्रिटेन से, जैक्स कार्टियर हो जाएंगे फ्रांस से, और फर्डिनेंड मैगलन हो जाएंगे पुर्तगाल से, ठीक है। यहाँ पे मिलान करना है, मतलब ये बताना है कि कौन सा घटना पहले हुआ था, कौन सा बाद हुआ था। अगर हमें ये पता हो कि कौन सा कब हुआ था तो आसानी से मिलाया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, पहले हुआ था सूरत विभाजन, ठीक है। सूरत विभाजन हुआ, उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, 1907 में ही हो गया था ना सूरत विभाजन। उसके बाद आपका होता है होम रूल आंदोलन होती है, फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो देखिए सूरत विभाजन 1907 में ही हो जाती है। इसमें उदारवादी पक्षधर जो थे रास बिहारी घोष थे, इनको कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे जी, जबकि गर्मपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय को, उदारवादी रास बिहारी घोष को और गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और अंततः फिर जाकर के उदारवादी जीत जाते हैं और रास बिहारी बोस को यहाँ पे अध्यक्ष बनाने में सफल होते हैं। ये विवाद 1906 में ही हुआ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता करने की वजह से ये मामला टल गया था, लेकिन 1907 में जाकर के फाइनली फूट पड़ जाती है। वहीं मिंटो मार्ले सुधार 1909 में आता है। यह मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 15 नवंबर 1909 को, ठीक है, 15 नवंबर 1909 में राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू होता है। इस सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं होम रूल जो आंदोलन है 1916 में आती है, ठीक है। 1916 में आते हैं बीजी तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। तो कभी कभी इन लोगों में भी पूछता है कि पहले कौन किए, बीजी तिलक किए कि एनी बेसेंट किए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 28 अप्रैल 1916 को पूना में, कहाँ पे, तो पूना में होम रूल की स्थापना करते हैं कौन, बीजी तिलक, ठीक है। और वहीं एनी बेसेंट जो होती हैं वो सितंबर 1916 में करती हैं, और ये कहाँ पे करती हैं, तो ये मद्रास में करती हैं, ठीक है। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट करती हैं। वहीं जो बीजी तिलक थे वो 28 अप्रैल 1916 को पूना में करते हैं। तिलक की होम रूल का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़ के मध्य प्रांत और बराड़ था। अर्थात कि यह पूना में करते हैं, लेकिन बंबई वाला एरिया में अगर पूछ दे कभी तो उसको छोड़ करके वहां पे नहीं था, बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत बराड़ में था। वहीं एनी बेसेंट जो थी वो होम रूल के क्षेत्र को छोड़ के शेष भारत एनी बेसेंट के अंदर था, और उन्होंने जॉर्ज अरुणडेल, ठीक है, जॉर्ज अरुणडेल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया। और अडेयार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित करती हैं और जॉर्ज अरुणडेल को होम रूल लीग के सचिव बनाती हैं, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। इस सत्याग्रह का मुख्य कारण था कि खेड़ा के किसान जो थे ना, खेड़ा के किसान, इनका फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल वाकरिक के साथ खेड़ा पहुंचे। तो इस समय गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी थे, विठल भाई पटेल भी थे, जो 1925 में अध्यक्षता करते हैं। वहीं इंदुलाल वार्गिक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों को समर्थन किए, जिसके फलस्वरूप जो इनके टैक्स थे उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। लॉर्ड लिटन लिखित में से किसे संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इल्बर्ट बिल से, क्योंकि यह रिपन के समय में आया था। तो 2 फरवरी 1883 को, ठीक है, 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन और काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार थे कर्टिन इल्बर्ट। इन्हीं के नाम पे, कर्टिन इल्बर्ट के नाम पे इल्बर्ट बिल रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध कोई भी सुनवाई का अधिकार नहीं था, इसके लिए इसका बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलता है। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 80। इसी समय प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति होती है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। रिचर्ड स्ट्रेची, इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है।
महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है। इसी के समय में 1876 में इसके कार्यकाल में आर्म्स एक्ट 1878 पारित होता है। आर्म्स एक्ट जो होता है ना, शस्त्रागार में अधिनियम 1878 पारित होता है लेटन के समय में ही, जिसके तहत जो है ना कि शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो 1878 के तहत भारतीय जो भाषा होती है इसके समाचार पत्रों पे प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इसके कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र जो थी वो घटा करके 21 साल से 19 साल कर दी जाती है। किसके समय? तो लॉर्ड लिटन के समय ही कर दी जाती है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो 12 अगस्त और 16 अगस्त 2 को इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, तो वही मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाता है और उसके बाद तीनों संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर प्रस्थान करती हैं। इस सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज भी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के मैदान में आ जाते हैं। वहीं 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होती है, जिसमें अंग्रेज जो थे वो निर्णायक रूप से विजय इनको मिलती है। वहीं शाह आलम और शुजाउद्दौला को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ती है और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधियां करते हैं। 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। तब जो पहला संधि होता है उसमें अंग्रेज, बंगाल और मुगलों के बीच में होती है, अर्थात शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, और जबकि दूसरी संधि होती है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। ठीक है, दूसरा शुजाउद्दौला और पहला शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इस चारों में से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, भूख हड़ताल का, तो ये हो जाएगा आपको अहमदाबाद हड़ताल। तो अहमदाबाद का मिल मजदूर हड़ताल जो वर्ष 1918 में मिलता है, और वर्ष 1918 में ही खेड़ा विद्रोह भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी अरेंज करने के लिए कभी कभी पूछ देता है। तो खेड़ा विद्रोह और अहमदाबाद मिल दोनों का दोनों 18 में होती है। इसमें जो होता है वो प्लेग बोनस को लेकर के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में विवाद हो जाता है। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस जो था वो देना स्वीकार कर दिए थे। वहीं चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में होता है, सभी लोग जानते हैं। इसमें 3 कठिया पद्धति 3/20 भाग में नील की खेती करनी थी। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे गांधी जी आए थे। चंपारण सत्याग्रह है या फिर चंपारण आंदोलन के समय जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 किसानों की 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर ही उसे बेचना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि वो खेती कर रहे हैं तो उससे मुनाफा कमा सकें और अपना भरण पोषण कर सकें। ठीक है, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण में आए हस्तक्षेप किए। उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल ने परिषद सहित चंपारण में कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाई और गांधी जी को इसके सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया। इस जांच समिति का वहीं 10 जून 1917 को, ठीक है, 10 ये डेट इंपॉर्टेंट है, 10 जून 1917 को समिति का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें उनके कर्तव्य इस प्रकार निम्नलिखित थे। जमींदार और पट्टेदार के बीच संबंधों की जांच करना, इस विषय पे पहले से ही मौजूद साक्ष्यों की जांच करना कि क्या ये सही है या नहीं। इसमें शामिल सभी लोगों की शिकायतें दूर करने की सिफारिश देना। समिति ने जुलाई के मध्य में अपना काम शुरू किया और 3 महीने की अवधि के बाद 4 अक्टूबर 1917 को जाके अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था। 10 जून को ये चीजें होती हैं, स्टार्ट होती है इनका जांच करना, और फिर ये 4 अक्टूबर को फाइनली जाकर के इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट को सौंप देते हैं। जब रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में किन किन बातों को जिक्र किया गया था, तो देखिए पहला था कि
तीन कट्ठिया प्रणाली जो थी ना 3/20 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे खेती करना, इसको पूर्णतया समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, इसको पूर्णतया समाप्त कर देनी चाहिए। अगर कोई नील उगाने के लिए किसी समझौते में शामिल होता है तो यह समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए, ना कि जबरन। इसकी अवधि 3 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी उम्र वो नील की खेती करता रहे, 3 साल से ज्यादा नहीं करेगा। और जिस क्षेत्र में नील को उगाया जाना है उसका चयन करने का निर्णय भी किसानों पर निर्भर होना चाहिए कि वह किस भूमि पे नील उगाना चाहते हैं। नील पौधों की बिक्री की दर को किसानों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, ना कि जमींदारों द्वारा। ठीक है, या फिर व्यापारियों द्वारा। फैक्ट्रियों को लगान देने वाले किसानों को इसमें से 1/4 हिस्सा वापस मिलना चाहिए। तो ठीक है, इसमें से ना 1/4 इनको वापस मिलना चाहिए। इसके अलावा जो अवैध उपकर हैं इसकी वसूली को भी रोका जाना चाहिए। अवैध तरीके से जो वसूली हो रहे हैं ना किसानों से, उनको भी रोक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो लगभग सारे प्रॉब्लम इनके दूर हो जाते हैं। 3 अक्टूबर जो आता है ना रिपोर्ट, ठीक है, 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर की रिपोर्ट में सारा चीजें मतलब सारे उनके फेवर में हो जाती है और 10 जून को ये चीजें शुरू होती हैं। हम यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा के हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। और आत्मीय सभा का हो जाएंगे आपको 15 में किया था, 1815 में राजा राम मोहन राय किए थे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे है ना पब्लिक ये किसके कौन संस्थापक हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट जेम्स अगस्टक हेक्के। समाचार दर्पण मार्चमैन। समाचार दर्पण मार्चमैन। ठीक है। सत्य प्रकाश करसनदास मूल जी। सत्य प्रकाश करसनदास मूल जी। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। 3 को तो प्रकाश हो गया, एक सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, सत्य प्रकाश और सत्यार्थ प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती वाला सत्यार्थ प्रकाश है और सत्य प्रकाश है कृष्णदास मूल जी। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। वहीं बंबई दर्पण हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, बंबई दर्पण हो जाएगा बंबई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेटिव ओपिनियन, तो नेटिव ओपिनियन हो जाएंगे BN मांगलिक। ठीक है, नेटिव ओपिनियन हो जाएंगे BN मांगलिक। नेटिव ओपिनियन BN मांगलिक। तो वहीं बंबई दर्पण के हो जाएंगे आपको बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, बंबई दर्पण के बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेटिव ओपिनियन के हो जाएंगे BN मांगलिक। अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष। तो देखिए वहीं सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती। बंबई दर्पण के बाल शास्त्री जाम्बेकर। बंबई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेटिव ओपिनियन BN मांगलिक। नेटिव ओपिनियन BN मांगलिक। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। यंग इंडिया या नवजीवन गांधी जी। ट्रिब्यून हो जाएगा दयाल सिंह मजेठिया और युगांतर हो जाएगा बरेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष हो जाएंगे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत के किस राज्य की थी? तो ये थी ना कर्नाटक की। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई कर्नाटक की मूल निवासी थी। वह 12 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई और वह 16 वर्ष की थी जब उन्होंने अपने पति को खो दिया। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पे विरोध किया गया। ठीक है, तो उडुपी नामक जगह पे उन्होंने अंबाबाई ने, ठीक है, कर्नाटक के अंबाबाई ने उडुपी नामक जगह पे कपड़ों का और शराब का विरोध किया। इनमें से कौन है जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो देखिए ये सारे के सारे थे। लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, लेकिन जे एंड्रयू नहीं थे। ठीक है, तो 24 मार्च 1946 को आती है कैबिनेट मिशन हमारा। और उस समय जो भी भारत में राजनीतिक समस्याएं चल रही थी, गतिरोध, उसको दूर करने के लिए 24 मार्च 1946 को आती है। तो इसके 3 सचिव थे। पैथिक लॉरेंस थे जो भारत के सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और AB अलेक्जेंडर जो थे वो एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। ठीक है, व्यापार का स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर नौका, पैथिक लॉरेंस सचिव थे। पैथिक लॉरेंस सचिव थे।
पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे और भारत सचिव भी थे और अध्यक्ष भी थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1924 मार्च को आता है, वही नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और फाइनली जाकर के 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। ठीक है, तो वही ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होती है और 24 मार्च को ये आता है। वहीं 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसको बोलते हैं 16 अगस्त को मनाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को मनाते हैं। वहीं जवाहर, क्योंकि यह ना स्वीकार नहीं किया था पाकिस्तान की मांग को, इसलिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन होती है 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और उसके बाद गठन होने के बाद नवंबर में जाकर के नवंबर 1946 में इसका संविधान सभा का फाइनली गठन हो जाता है और 9 दिसंबर आते आते पहली बैठक भी हो जाती है। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन भारतीयों को ये कहने के लिए आया था कि आप लोग अपना संविधान बनाइए अपने देश के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको आजाद कर देंगे। वहीं सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। तो यह किस नेता ने कहा था कि सुरक्षा वाल्व जो सिद्धांत है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए लाला लाजपत राय का था। लाला लाजपत राय का कहना था कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कि ब्रिटिश सरकार को भारत के और लोग इनको खतरा न पहुंचा सके, इसके लिए था। यह विचार लाला लाजपत राय ने दिए थे। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वाल्व की अवधारणा को लेकर कोई मंतव्य नहीं है। ठीक है, उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का ही परिणाम था। वे एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक और आर्थिक मांगों को सरकार के सामने रख सकें। कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य क्या क्या हैं? तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा है, जैसे कि लॉर्ड कर्जन का कहना था कि कांग्रेस जो है ना वो लड़खड़ा के गिर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं रहते हुए भारत में उसको शांतिपूर्वक उसके मरने में मदद करूं। अश्विनी कुमार दत्त का कहना है कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं। वहीं ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कहना था लाला लाजपत राय, क्योंकि इन्होंने ही मतलब ऐसा मानना है कि सेफ्टी वाले या सुरक्षा वाले को सिद्धांत दिया, इसीलिए डफरिन के दिमाग की उपज है, ये भी कहे थे। वहीं कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह बिपिन चंद्र पाल के थे। ठीक है, तो कांग्रेस जो है याचना करने वाले, रिक्वेस्ट करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल का कहना था। वहीं यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यह कहना था विजय तिलक का। अगर वर्ष में एक बार टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, विजय तिलक के अनुसार। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह था कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और इस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता होती है, जो 23 मार्च 1931 को स्वीकृति दी जाती है। तो इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 23 मार्च 1931 को स्वीकृति दी जाती है। इस समझौते के बाद ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। 31 मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौते के बाद 23 मार्च 1931 में इन्होंने कहा था। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन होती है, गया बिहार में होती है, जिसको CR दास या चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में संपन्न होता है। ठीक है, तो 1922 का गया अधिवेशन 47 नंबर का होता है और CR दास की अध्यक्षता में संपन्न होता है। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में होती है और इस अधिवेशन में मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता नहीं थी, उनकी अंग्रेज के जो सैनिक थे ज्यादा अनुशासित थे, ज्यादा प्रशिक्षित थे, उत्तम तकनीक का उपयोग किए,
वहीं इनके विद्रोहियों के पास में कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं था। ठीक है, जो विद्रोही थे उनके पास कुछ नहीं था। समाज के सभी वर्गों को इससे समर्थन का भी इनको अभाव था। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। वहीं 29 मार्च, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में, ठीक है, बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के 34वीं के सैनिक मंगल पांडे, जो बलिया उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर देते हैं। तो लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन, बाग और ह्यूसन, ठीक है, बाग और ह्यूसन, बाग ह्यूसन की हत्या 29 मार्च को 34वीं एनआई के रेजिमेंट मंगल पांडे कर देते हैं। इसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फांसी हो जाता है। फिर 1857 को विद्रोह ये जो स्टार्ट होती है वो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होता है, जब एक सैनिक की टुकड़ी ने, और ये जो सैनिक टुकड़ी थी वो 20 एनआई से थे। ठीक है, 20 एनआई से। तो इन्होंने एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचती है। तो ये मेरठ से चलते हैं 10 मई को, और एक दिन के बाद 11 मई को ये 20वीं एनआई के जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, और फिर मुगल बादशाह वहां पे बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर देते हैं। विद्रोह के मुख्य केंद्र था दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और फिर आरा। ठीक है, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा, दिल्ली। ठीक है, तो 69 बीपीएससी में जितना भी ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था उसको अभी हम लोग कंप्लीट के लिए। अभी 68 बीपीएससी में देखिए आधुनिक भारत में कितना क्वेश्चन पूछा है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन। तो 20 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन के विरोध में 20 जुलाई को घोषित हुआ था। अगस्त 1905 में, ठीक है, 20 जुलाई को बंगाल विभाजन घोषित हुआ और अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसमें संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया जाता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए 16 जो डेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी 16 आपको मनाया जाता है, अगस्त को 1946 में मनाया जाता है ना। तो यहाँ पे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन भी प्रभावी हो जाता है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करते हैं कलकत्ता में, और इसी दौरान स्वदेशी स्वराज बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा भी यहाँ पे फहराया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक ही समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कि महात्मा, ये दिया है फर्स्ट वाला कि महात्मा गांधी को 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब चौरा चौरी कांड 22 में हुआ था तो 22 में ही गिरफ्तार होंगे। ठीक है, तो ये 10 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, सेकंड कह रहा है चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए। बिल्कुल सही है। गांधी जी अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में दिए थे। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं। उसके बाद 10 मार्च को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यह स्थगित करते हैं, 12 फरवरी को गिरफ्तार होते हैं 10 मार्च को। और जो चौरा चौरी वाला कांड था वो, तो इनको 5 फरवरी को ही ये जाकर के चौरा चौरी कांड हो जाती है।
लेकिन इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है। इनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण ही 1924 में, ठीक है, तो 22, 23, 24 5 फरवरी को इनको 10 मार्च को गिरफ्तार होते हैं। 5 फरवरी 1924 को, अर्थात लगभग 2 साल ये जेल में रहते हैं, ठीक है। तो 5 फरवरी 1924 को, 5 फरवरी को ये बाहर आ जाते हैं। 10 मार्च को गिरफ्तार होते हैं। 12 फरवरी को स्थगित करते हैं। चौरा चौरी 5 फरवरी। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये हो जाएगा अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद की प्रमुख रचनाएं थी अल हिलाल, गुबार-ए-खातिर तथा इंडिया विंस फ्रीडम। तो अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल और गुलाब-ए-खातिर, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। जमींदार की रचना सिराजुद्दीन तथा द कामरेड की रचना जो थी वो मोहम्मद अली की थी। द कामरेड की रचना मोहम्मद अली की थी और जमींदार की रचना सिराजुद्दीन की थे। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार से मदद करती है? तो सभी कथन सही हैं। जैसे पहला है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय जो भी स्थिति हो रही थी ना, उसको बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, ठीक है, बिल्कुल, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पे शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे और बोलते थे कि आप लोग असभ्य हैं, पिछड़े हुए हैं, आदिम हैं, बनमानुष हैं और आप लोग खुद पे अपना शासन करने में भी असमर्थ हैं। तो ये सब चीज़ों का खंडन किया गया, ठीक है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों ने लिखा और लोगों को बताया कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली है। उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का भी आग्रह किया गया। इन सभी प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब राष्ट्रीयता की भावना पैदा होने लगी लोगों में। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए, जो सही नहीं है उसको हम लोग को क्या लेना देना है, जो सही है उसको पढ़ेंगे। इसमें मात्र एक ही सही है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ठीक है। वैसे गलत वाला भी देख लेते हैं हम लोग। जरूरी है केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, बिल्कुल गलत है, सभी लोगों ने लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो यह गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा है। इसमें सभी जाति के अमीर गरीब लोग शामिल थे और इस समय हुआ जो काउंसिल चुनाव था उसमें मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया था और 63 सीटों पे जीत दर्ज किया था। तो 1920 में जो चुनाव हुआ था ना, उसमें काउंसिल चुनाव, ठीक है, उसमें मद्रास का जस्टिस पार्टी सपोर्ट किया था सरकार को और फिर वो 63 सीटों पे जीत भी हासिल किया था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपने पीठ पे तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे पढ़ करके ग्रामीणों को सुनाता था। यह किसान नेता का जिक्र है, उसका नाम क्या है? तो यह बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के बारे में जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे, फिजी में, कहाँ पे? फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। यह भारत आने के बाद वे सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे और इन्होंने ही 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक औपचारिक किसान सभा का गठन होता है, रामचंद्र करते हैं। कब करते हैं? तो 1920 में करते हैं। वहीं ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की बात की जाती है, 1932 में स्थापित होता है। इसके करते हैं महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ, महात्मा गांधी। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था, वर्ष 1932 में। महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया जाता है। तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन होता है, जिसका नाम 1933 में, ठीक है, 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया जाता है। 1933 में इसका नाम ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया जाता है। उन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में, ठीक है, बंधु गुजराती में और सेवक हो जाएंगे हिंदी में, और फिर सिर्फ हरिजन जो था अंग्रेजी में पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। तो बंधु गुजराती, सेवक हिंदी और हरिजन अंग्रेजी में प्रकाशित करते हैं।
20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किए थे? तो यह 1948 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेट क्या दे रहा है, मंथ क्या दे रहा है, तो जून 1948। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जून 1948, ठीक है, जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा करते हैं। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। तो क्लीमेंट एटली जो है वो 20 फरवरी 1947 को ही घोषणा कर देते हैं कि जून 1948 से स्वतंत्र होंगे, और बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं जो 3 जून को, ठीक है, वो इसी के लिए आते हैं ताकि भारत को आज़ाद किया जा सके। तो लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को ऐलान करते हैं कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा 15 अगस्त को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें से है कि किसका सही उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो देखिए हल्दी घाटी का बिल्कुल अकबर महाराणा प्रताप, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी, और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है टीपू सुल्तान कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है 1576 में होती है, महाराणा प्रताप अकबर पानीपत का 21 अप्रैल को। देखिए डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल को, ठीक है। अप्रैल में ही होता है हल्दी घाटी भी, और 21 अप्रैल को ही होता है पानीपत। तो हल्दी घाटी भी अप्रैल में होता है और पानीपत भी 21 अप्रैल को होती है। वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। हेमचंद्र जो हेमू होते हैं और अकबर के बीच में होती है, ठीक है। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू जिसको शॉर्ट में कहते हैं, यही वो अंतिम हिंदू शासक था ना जो मारा गया था युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। तो हेमचंद्र और अकबर की बीच होती है 1556 में। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किए थे? तो ये हो जाएंगे बिल्कुल सर रेडिकल्फ हो जाएंगे। तो न्यायमूर्ति सिरिल रेडिकल्फ 8 जुलाई 1947 को 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे थे। इनकी अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को करते हैं। तो ये 8 जुलाई को, ठीक है, जुलाई को आते हैं, और 15 अगस्त को आज़ादी के 2 दिन के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन का निर्माण हो जाता है। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ये हो जाएंगे हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत करते हैं हॉल्ट मैकेंजी। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 1819 में ही हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। 1819 में ही हॉल्ट मैकेंजी किए। गांव या गांव के समूह महल कहा जाता था। इसको एक इकाई मान करके लगान वसूल किया जाता था। यह प्रयोग असफल रहा था, ठीक है। पुनः 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड आते हैं और मार्टिन बर्ड कुछ सुधारों के साथ इसे लागू करते हैं। वहीं भारत के 30% भूमि पे यह महलवारी व्यवस्था लागू थे। भारत मैकेंजी तो चूंकि शुरुआत इसका 1819 में ही कर देते हैं, परंतु कुछ असफलता हो जाती है, जिसकी वजह से 1833 में पुनः मार्टिन बर्ड आके लागू करते हैं। 30% भूमि पे पंजाब वाला एरिया में, उत्तर प्रदेश वाला में लागू होती है। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में लागू हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, और रैयत वाली व्यवस्था 1819 से 20 के बीच में ये भी थॉमस मनरो ने लागू किया था, ठीक है, थॉमस मनरो ने मद्रास में। और सबसे ज्यादा 51% क्षेत्र पे ना, 51% पे आपको यही था, 51% पे देखने को मिलेगा रैयत वाली, 19% पे स्थायी बंदोबस्त, और महलवारी 30%, ठीक है। चलिए, तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है आरंभ कहाँ से किया था? तो बिल्कुल पवनार से किए थे, ठीक है, पवनार महाराष्ट्र। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में होता है। 17 अक्टूबर डेट इंपॉर्टेंट है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे होते हैं, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त होते हैं। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मादत्त होते हैं, ठीक है। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पे कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने गठन किया किसका? तो 1918 में इसके ना जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, इसकी वजह से इन लोगों ने
बहुत ज्यादा दुखित हुए थे सप्रू, जयकर और फिर चिंतामणि। इन लोगों ने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 के संबंध में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में मतभेद हो गया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू के विषय को लेकर के 1917 में जो आया था। इसी के फलस्वरूप नवंबर 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1918 में होती है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। इसमें तेज बहादुर सप्रू, जयकर और फिर चिंतामणि थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये हो जाएगा आपको कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पे काम करने के लिए, ठीक है। नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इसको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, बल्कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था, ताकि भारतीयों को ये कहा गया 24 मार्च को आया था कैबिनेट मिशन कि आप लोग यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संविधान की आवश्यकता होगी और उसके लिए एक संविधान बनाइए, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च को आती है। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस होते हैं और दो अन्य सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रेव्स, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष या सचिव थे, वहीं एबी अलेक्जेंडर नौसेना के थे और फिर स्टेफोर्ड क्रेव्स जो थे वो व्यापारिक मामलों के थे। यह मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया। कैबिनेट मिशन के प्रयास से ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। इसी की वजह से 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बनती है, 9 दिसंबर को जाकर के संवैधानिक सम्मेलन होता है, ठीक है। 68 पे खत्म। अभी हो जाएगा 67 का एग्जाम। तो निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? तो देखिए बहुत सारे किए थे ना, ठग, सती प्रथा, दास वगैरह। तो चलिए हम लोग दास नहीं किए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्य देख लेते हैं। वही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाए थे, 1830 में ठगी प्रथा पर भी लगाए थे। वहीं लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इन्होंने एक 1835 ईस्वी में मैकाले आयोग मतलब समिति भी बना था, जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने की सिफारिश किया था। इसके अलावा 1835 में जाके कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना होते हैं, परंतु इन्होंने दास प्रथा खत्म नहीं किया था, क्योंकि वो तो 43 में खत्म हुआ था एलन बरो के समय में। तो ये बाकी चीजें किए थे, जैसे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किए थे 1835 में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। किसने सिंध विजित करके उसका अधिग्रहण किया था? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स नेपियर, ठीक है, नेपियर ने। तो प्रथम अफगान जो युद्ध होती है ना, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये होती है 1839 से 42 के समय। इन्हीं के दौरान स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में ही सिंध अमीर जो थे ना, इनके साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है 1839 में। अगस्त 1842 आते आते लॉर्ड एलन बरो, उस समय लॉर्ड एलन बरो थे, उन्होंने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर 1882 से लेकर 1782 से लेकर 1853, चार्ल्स नेपियर इनको कंधार से ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के लिए मिशन के साथ सिंध को कमान में रखा। 11 जनवरी 1843 को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले पर इमामगढ़ के रेगिस्तान किले पर आक्रमण कर लेते हैं और उसे विजित करके उसका अधिकरण कर लेते हैं, ठीक है, उसका अधिकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो एलन बरो के थे उस समय और नेपियर ने करते हैं। 39 से 42 होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा 1872 में। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई। उसके बाद यह हर 10 साल के बाद कराई जाती है। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में कराई गई थी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो ये हो जाएगा 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया जाता है। भगत सिंह शिवराम हरिराजगुरु, इनका नाम था शिवराम हरिराजगुरु। सुखदेव थापर,
की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। इन क्रांतिकारी नेताओं को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल, ठीक है, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जाती है। वहीं दिसंबर 1928 ईस्वी में प्रसिद्ध लाल बाल पाल टिकरी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय को मौत हो जाती है। उसी का बदला लेने के लिए तीनों लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट, ठीक है, पुलिस अधीक्षक कौन थे? जेम्स स्कॉट। तो जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची थी और गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो इन लोगों को मारना था जेम्स स्कॉट, ठीक है, जेम्स स्कॉट को लोग मारना चाहते थे लेकिन पहचान गलत हो पाया। इसकी वजह से इन लोगों ने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है, स्कॉट की जगह पे सैंडर्स। जैसे कि वहां पे वही है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसके तीसरे सत्याग्रही कौन होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपको ब्रह्मादत्त, ठीक है, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हो जाएंगे ब्रह्मादत्त। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र की पवनार से होती है। वहीं 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर चुने जाते हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मादत्त तीसरे। बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ये की थी उषा मेहता ने। उषा मेहता ने ही अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया था। 14 अगस्त को यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सकें। उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण ही सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खां को 3 गो नाम, सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां या बादशाह खां, ठीक है, बच्चा खां, सीमांत गांधी और बादशाह खां और बच्चा खां के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1930 में, ठीक है, 1930 में खुदाई खिदमतगार, ठीक है, 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना भी करते हैं। 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना करते हैं। यह संगठन सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। तो सुर्खपोश या लाल कुर्ती के नाम से भी खुदाई खिदमतगार जो संगठन बनती है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसको जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, ये ग्वालियर हो जाएगा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास 18 जून को, ठीक है, 18 जून को 1858 को, और जून में ही ये आंदोलन प्रारंभ भी हुआ था। लगभग 1 साल के बाद कोटा, ठीक है, ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते ये शहीद हो जाते हैं। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जो जनरल ह्यूरोस थे, इन्होंने टिप्पणी किया था कि सुंदरता, चालाकी, ठीक है, सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, इसके साथ ही विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। ठीक है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये कहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विषय में कहे थे विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1905 में बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। उन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी घोर विरोध किया और उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए और वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह भी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिना ताज के बादशाह भी कहे जाने लगे थे। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो बिल्कुल जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कराए थे, माइकल ओ डायर को। ठीक है, तो उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के
महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर को लंदन में जाकर के गोली मार दी थी। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होती है और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे सफल था। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में था। सरकार कोई लगान बढ़ा देती है उसके विरोध में था और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किया। इसमें गुजरात के महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो बिल्कुल ये हो जाएंगे आपको रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ठीक है। प्रसिद्ध गांधी यूनियन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। इसमें लॉर्ड इरविन का जो समझौता था गांधी जी के साथ, तो इसमें इरविन ने क्या क्या स्वीकार किया था? देखिए, तो हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिलेगा। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकेंगे। इसके अलावा आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पे पुनः बहाल भी किया जाएगा। ठीक है। जो भी आंदोलन के समय त्याग देते वो पुनः आ सकेंगे। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति जो थी ना वो भी वापस की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये हो जाएगा आपको 1929 ईस्वी का लाहौर। तो 1929 में लाहौर में, इसके पहले स्वाधीनता चल रहा था। ठीक है। पूर्ण स्वाधीनता का बात नहीं हो रहा था, ये था स्वाधीनता की ब्रिटिशर्स का रूल रहेगा, लेकिन यहाँ की सरकारें जो होंगी, जो कार्य होगा, काम काज होगा, जो भारतीय लोग चलाएंगे, लेकिन वो रहेगा अंडर में ब्रिटिशर्स के। परंतु अभी पूर्ण स्वाधीनता की बात होने लगी 1929 के लाहौर में। ठीक है, कि अभी पूरा कंप्लीटली हमें हमारी शासन चाहिए। तो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को वार्षिक अधिवेशन होता है तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में। ठीक है, उस समय पंजाब का राजधानी था लाहौर में। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिए थे? तो निकोबार द्वीप का नाम था स्वराज द्वीप। ठीक है, निकोबार स्वराज। 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 1943 को 30 दिसंबर 43 को सुभाष ने पोर्ट ब्लेयर जा करके वहां तिरंगा फहराए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में जा करके सुभाष चंद्र बोस जो है वहां पे तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। तो लगभग 47 के 4 साल पहले तो इन्होंने 30 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया नाम अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप रखा जाए। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित चौरा चौरी है उत्तर प्रदेश में। 4 फरवरी को, देखिए कहीं 5 फरवरी देता है, तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हुई थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह जो था पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 3 नागरिकों की भी मृत्यु होती है। 22 पुलिसकर्मियों के साथ 3 नागरिकों की, तो एक थानाध्यक्ष सहित 21 पुलिसकर्मी थे। इसके परिणाम स्वरूप में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी स्थगित कर देते हैं और 10 मार्च को उनको गिरफ्तार किया जाता है और 2 साल के बाद ये 24 में रिहा भी हो जाते हैं। ठीक है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे? तो बिल्कुल ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को होती है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में घटित होती है। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है, इनके साथी प्रफुल्ल चाकी उस समय के जिलाधीश किंग्सफोर्ड थे ना, किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या के उद्देश्य से बम फेंके थे जो असफल रहा था और गलती से पिंगली कैनेडी की पत्नी और उनके पुत्री की मृत्यु हो जाती है। जबकि जो पिंगली कैनेडी थे ना, वो मतलब भारतीयों के साथ सहानुभूति रखते थे, इसके बावजूद
अब अनहोनी को कौन टाल सकता है। इसी प्रकार से गलती उन लोगों से भी हुआ था लाहौर जो सैंडर्स की हत्या वाला मामले में, मारना किसी और को चाहते थे लेकिन सैंडर्स की हत्या हो जाती है, और यहाँ भी खुदीराम बोस के साथ भी यही होता है 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल के भागते हैं, तो बिल्कुल दीपावली। ठीक है, दीपावली। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों को साथ लेकर के फरार हो जाते हैं, 5 लोग के साथ। तो टोटल 6 हो गया ना। अब 67 का फिर से आ गया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू होती है, तो बिल्कुल ये मद्रास में होती है। रैयतवाड़ी भू पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में शुरुआत होती है। ये 1792 में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन 1820 ईस्वी में बम्बई और मद्रास प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों में, इसके अलावा असम के कुछ भागों में भी लागू किया जाता है। इस भू व्यवस्था में रीड और मुनरो, ठीक है, इस भू व्यवस्था में रीड और मुनरो ने अहम भूमिका निभाया था। ब्रिटिश शासन की लगभग 51% भूमि जो थी वो इसी के अंतर्गत आती थी। तो ये शुरुआत तो 1792 में हो गई थी, लेकिन जब रीड यहाँ पे बनते हैं ना, रीड प्रांत जो होते हैं ना, प्रांत के कुछ चलाने वाले संचालन करता मद्रास की, तो मुनरो और रीड, तो इन दोनों ने, मुनरो और रीड ने मिलकर के चालू किया 1820 में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो बिल्कुल बीडी सावरकर हो जाएंगे। इन्होंने चिंतक 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। समकालीन विचारकों में एकमात्र ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़रायली थे जिन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो मात्र ब्रिटिशर्स में एक बेंजामिन डिज़रायली जो स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम महिला तो होना चाहिए एनी बेसेंट को, और भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। तो दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 1917 में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस सरोजिनी नायडू थी। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो ये हो जाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत 1927 में, ठीक है, मराठी में था ये बहिष्कृत भारत, इसका प्रकाशन करते हैं 1927 में। इस जर्नल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद और मनोवाद को चुनौती देने का प्रयास किया था। बहिष्कृत भारत 1927। ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था, तो बिल्कुल इस तीनों में से हो जाएगा आपको क्रिप्स मिशन पहले हुआ था। भारत छोड़ो भी 42 में हुआ था। कैबिनेट मिशन तो 46 में हुआ था, और लॉर्ड वेवल का आगमन भी। देखिए इस बस 2 में कंफ्यूजन है, भारत छोड़ो और क्रिप्स मिशन में। तो देखिए यहाँ पे जापान की सफलताओं से घबरा करके ब्रिटिश सरकार ने मार्च में, ठीक है, मार्च 1942 में अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स को नए संवैधानिक प्रस्ताव देकर भारत भेजते हैं कि जाओ जाओ वहां के लोगों को मैनिपुलेट करो। क्रिप्स का कांग्रेस नेताओं के साथ पहली बैठक 29 मार्च को होती है। क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। बम्बई में 8 अगस्त, ठीक है, बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। लॉर्ड वेवल का कार्यकाल जो था वो 1 अक्टूबर 1943 से लेकर के 21 फरवरी 1947 तक रहा था। और फिर उसके बाद आते हैं ना मार्च में माउंटबेटन, ठीक है, और इन्हीं के बाद तो भारत को आज़ादी भी मिल जाती है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1943 से लेकर के 21 फरवरी 1947 तक कौन थे, तो लॉर्ड वेवल। तो वहीं अक्टूबर में तो अगस्त के बाद अक्टूबर आएगा ना, वैसे भी 1 साल के बाद हो जाता है इंटरवल 1943 में, तो लॉर्ड वेवल आते हैं। ठीक है, और 20 फरवरी 1947 को ही क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। तो फरवरी वहीं 1946 में, देखिए 20 फरवरी 1946 को क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं कि भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च शिष्टमंडल अर्थात कि कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा भी करते हैं। और 24 मार्च, यहाँ पे 25 मार्च कह रहा है, ठीक है, तो बहुत गड़बड़ है, कहीं 24 कहीं 25, एक एक दिन इधर उधर करता है। तो नई दिल्ली में ही आए थे, कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है,
इस 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। ठीक है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया और इस अधिवेशन के यह अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे आपको जगदीशपुर से। ठीक है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बिल्कुल जगदीशपुर। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण हुए थे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ दिवाली की रात में फरार हो गए थे। यह सहयोगियों में इनके रामनंद मिश्रा थे। ठीक है, रामनंद मिश्र थे और सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल थे और गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह। योगेंद्र शुक्ल बाद में भी इनका देखने को मिलता है, बहुत सारे यह काम किए हैं। इसके अलावा गुलाबी सुनार शालिग्राम सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 2 3 4 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे चितरंजन दास। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास थे। 1912 में बांकीपुर पटना के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आर एन मुधोलकर। ठीक है। 1912 के बांकीपुर पटना के अध्यक्षता मुधोलकर करते हैं। 1922 में गया के करते चितरंजन दास और 1940 का रामगढ़ में करते हैं अबुल कलाम आजाद। तो बिहार में यह कांग्रेस के अधिवेशन है 3 गो। 12 में बांकीपुर पटना आर एन मुधोलकर, गया 22 चितरंजन दास और 40 रामगढ़ अबुल कलाम आजाद। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे होती है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1913 को माना जाता है, जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम तथा नेतृत्व लाला हरदयाल के हाथों में था। तो जो गदर था ना, गदर जिसका मुख्यालय था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। गदर का मुख्यालय था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में हुआ था और नेतृत्व किए थे लाला हरदयाल। ठीक है। नेतृत्व किए थे लाला हरदयाल। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो ये हो जाएंगे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, या हिंदी में बोले इसको भारत सेवक मंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य होता है भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना। तो भारतीय की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था तथा संवैधानिक माध्यमों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बी श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवघर, ठीक है, जी.के. देवघर, एन.एम. जोशी, बी श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर और एन.एम. जोशी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक भारत को प्रदान किए थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ठीक है। तो पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक मिस कैथरीन मेयो, ठीक है, मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद या विरोध था। मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद या विरोध था। तो चलिए इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया सभी लोग जानते हैं लाला लाजपत राय का था और 1928 में प्रकाशित होने वाली ये जो पुस्तक थी वह मदर इंडिया कैथरीन मेयो की थी, इसी का विरोध में था। तीनों के सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बिल्कुल बी.आर. अम्बेडकर थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिनमें बी.आर. अम्बेडकर तीनों में जाते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खाली सिर्फ होता है जिसमें कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। ठीक है। तो इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे।
ठीक है। वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुलाई 1876 में बंगाल के युवा क्रांतिकारियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इन्होंने ही प्रशासनिक सेवा और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर के 1877-78 में सबसे पहले अखिल भारतीय आंदोलन भी चलाए थे। ठीक है, तो 1878 में आया था ना आपको प्रशासनिक सेवा फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी ही होना चाहिए, जर्मनी ही होगा। ठीक है, जर्मनी। तो सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 ईस्वी में अपने घर में नजरबंद थे। 1941 में जनवरी में नजरबंद थे, इसके बावजूद भाग कर चले गए पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए 28 मार्च को 1941 को यह जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति को गुप्त रखा गया। यही उनके नाम के आगे नेताजी शब्द जोड़ा गया। ऐसा करते वक्त वस्तुतः फासिस्ट नेता थे उनका अनुकरण किया गया। हिटलर के नाम के आगे डेर फुहरर, मुसोलिनी के नाम के आगे इल ड्यूस जोड़ा जाता है। तो हिटलर के आगे डेर फुहरर और फिर मुसोलिनी के आगे इल ड्यूस जोड़ा जाता है। हिटलर नेताजी था, मुसोलिनी नेताजी था, तो फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों नहीं कहा जाता? यानी हिटलर नेताजी था, मुसोलिनी नेताजी था, तो फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों नहीं कहा जाता? स्पष्ट है कि हिटलर, मुसोलिनी आदि फासिस्ट नेताओं के प्रशंसकों ने सुभाष को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा था। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो ये हो जाएंगे सूर्य सेन। ठीक है, चटगांव से सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार पे धावे की कार्रवाई 18 अप्रैल 1930 को रात को सूर्य सेन के नेतृत्व में, वहां पे एक शस्त्रागार है, वहां पे लोग धावा बोल देते हैं। 18 अप्रैल को जाकर के एकदम लूट लेना है। इस धावा में सूर्यसेन को गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला। तो ये सब कांड अकेले तो होगा नहीं, तो इनके साथी थे गणेश बाउल, लोकीनाथ बाउल थे, गणेश घोष थे, लोकीनाथ बाउल, गणेश घोष और अनंत सिंह। ठीक है, अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, गणेश सिंह, अनंत सिंह। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो सन्यासी। कंपनी शासन द्वारा बेदखल किए गए किसान रचाओं और नवाबों के विघटित फौजों के सिपाहियों ने सबसे पहले बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह की बुनियाद डाली थी। यह विद्रोह सन्यासी 1763 में शुरू लगभग एग्जैक्ट नहीं पता है किसी को, तो 1800 तक चला था। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास का कथानक इसी विद्रोह पे आधारित है। ठीक है, द आनंद मठ। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित हुआ? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सन 1939 ईस्वी में 1939 में त्रिपुरी होती है। ठीक है, इसके 39 में त्रिपुरी इसके अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं पुनः निर्वाचित होते हैं। भारतीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण बोस जो 1939 में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में ही अपने समर्थकों के, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे इनको अध्यक्ष बने रहना, ठीक है, 39 में, इसलिए इन्होंने अपने समर्थकों के सहयोग से कांग्रेस के अंदर ही एक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। जून 1939 में इसका पहला सम्मेलन होता है, जो कहाँ होती है? तो बंबई में। ठीक है, पहला सम्मेलन होता है कहाँ पर? बंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं और उपाध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर। ठीक है, तो शार्दुल सिंह कविश्वर उपाध्यक्ष फॉरवर्ड ब्लॉक के, और अध्यक्ष बनते हैं आपको सुभाष चंद्र बोस। जून में ही होती है, 1939 में ही हो जाती है जब इस्तीफा देते हैं पद से, और ये कहाँ पे होती है? तो बंबई में होती है। देखो, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन होता है। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लोग अक्टूबर के अंत में अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए हो जाते हैं। इसके प्रतिनिधि लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो लास्ट में 2 सितंबर को तो अंतरिम सरकार गठित हो जाती है, और अक्टूबर में मना करते करते प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी लोग मना लेते हैं उसके बावजूद।
अक्टूबर में ये लोग शामिल हो जाते हैं और इस उद्देश्य से नहीं शामिल होते हैं कि ये पाकिस्तान की मांग को भूल गए थे, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो उनके कार्यों में बाधा डाल सके, ठीक है, और बिल्कुल बिना पाकिस्तान के मांग के कोई भी कानून ना बन सके। ठीक है, तो 67 का एग्जाम, री एग्जाम, 68, 69 सब खत्म हो गया। अब स्टार्ट है 66, ठीक है, 66। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाता है और ऐसे खंड खंड वाइज हम लोग कर लेंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ कंप्लीट करना बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और 69 से 67 तक जितना भी था सब कंप्लीट हो गया और अभी 66 से बाद में जितना भी होगा 1 घंटे में जितना कंप्लीट होगा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, और एंशिएंट भी खत्म हो गया तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिएगा, सारे के सारे PYQ विथ एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, वेस्टरिया का बहुत अच्छे से दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।